नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं अब पढ़ू उत्तराखंड। देहरादून स्थित वन मुख्यालय में मंथन सभागार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिला के कार्यरत योजनाओं पर विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं राजधानी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं। इसी के साथ सब बताया कि जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए कई सुझाव दिए हैं। वित्तीय वर्ष में लगभग 3 माह बचे हुए हैं और यही कारण है कि कार्य समय पर पूरे किए जाएं। क्रियान्वित करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की योजनाएं जो जिला प्लान के तहत होती हैं, राज्य सेक्टर की योजनाएं जो राज्य सरकार की स्वीकृतियों से होती हैं, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीनों ही स्कीम में क्योंकि आम आदमी जुड़ा होता है इन योजनाओं से, और सरकार का पैसा लेफ्ट ना हो जाए, प्रॉपर टाइम पे इसका उपयोग हो जाए, उसको लेकर के लगातार समीक्षा बैठक होती है। ये मुख्यमंत्री जी ने भी आज बैठक दी है, समीक्षा बैठक, जिसमें कुल मिला के प्रगति संतोषजनक है। जैसे जिला योजना में 72% है, राज्य सेक्टर की योजनाओं में 73% और भारत जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 91% की प्रगति अभी तक मिली है जनवरी तक। तो अभी 3 महीने का समय बाकी है, मुझे लगता है ये पूरा सदुपयोग हो जाएगा। इसके अलावा तमाम आयुष्मान कार्ड, जो 9000 के आसपास आयुष्मान कार्ड रद्द किए गए हैं, जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे, और कई हेक्टेयर जमीन जो वन भूमि भी है, राजस्व भूमि भी है, ये भी अतिक्रमण से हटाई गई है। इसके अलावा तमाम नवाचार इन पिछले वर्षों में देहरादून में किए गए, क्योंकि देहरादून राज्य की राजधानी है, और तमाम चौराहों का चौड़ीकरण करके उनका सौंदर्यीकरण करके, क्योंकि देखिए देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है, और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जनस्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सब के महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है, और इससे और जो हमारे काम हैं उनको तेजी मिलेगी और नवाचार होगा, और हमारे सरकार का जो कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको और प्रभावी रूप से लोगों के लिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक दिखाते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज ओप का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज रोब पौड़ी रख दिया है। सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी और उनकी मंशा को समझा था। सीएम ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांग आधार पर राज्य सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। विपक्ष सीबीआई की जांच पर अब भी अड़ा हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। ये मुख्यमंत्री बयान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अंकिता सीएम की बेटी नहीं थी? क्या वो राज्य सरकार की किसी मंत्री की बेटी नहीं थी? क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी? हरीश रावत ने कहा कि क्या सीएम जनमानस की बात सुनने से क्यों मना कर रहे हैं? सरकार इस मामले की सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रही है? उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। चाहेंगे तो उस तरह से जो है वो जांच की जाएगी। मैं धामी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अंकिता आपकी बेटी नहीं है? क्या ये राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनकी बेटी नहीं है? क्या भाजपा के लोग कह सकते हैं कि अंकिता हमारी बेटी नहीं है? और यदि उत्तराखंड की बेटी है अंकिता, तो पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि सीबीआई जांच, सीबीआई और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच करे। तो फिर धामी जी, आप
केवल राजनीतिक कारणों से क्यों चीजों को विलंबित कर रहे हैं? सीधे आदेश करो, पुलिस के कमिश्नर को कहो कि एफआईआर दर्ज करो, पीआईबी जो भी आप नाम लेकर के करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, और इन्वेस्ट उस एफआईआर के आधार पर मंत्रिमंडल जो है जांच को जो है सीबीआई को सौंपे और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में करवाने की घोषणा करें। सवाल ये भी है, उसमें ये देखा जा रहा है जैसे देहरादून में राज्य स्तर शीतलहर प्रबंधन को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर शीतलहर प्रबंधन पर गहरी चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतलहर के मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरीके से सतर्क किया गया है और इस दौरान उठाने वाले कदमों पर विचार और मंथन किया गया है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि शीतलहर को लेकर आपदा प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटारा किया जा सके। सीएम साहब आज आपदा की बैठक हुई और खास तौर से जो मुद्दों पर फोकस था उस पर क्या सरकार करने जा रही है? देखिए, हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहे। काफी हद तक हम समय पर पहुंच सके, और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में सभी के समन्वय प्रयासों से काफी मदद मिली। उसी प्रकार शीतकाल में भी, क्योंकि शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है, उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। इससे क्या फायदा? शीतलहर की तैयारियों के बारे में आज कार्यशाला रखी थी हम लोगों ने। इसमें हमारा प्रयास ये रहा है कि शीतलहर के कारण क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन परिस्थितियों में आदमी को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उन परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विभाग, उसमें डिटेल में चर्चा करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जो अभी आज शाम तक चलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम में पीएम मोदी की अपने पहल पर जो युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 9 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को सीएम ने बधाई दी और इस वर्ग का विशेष बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि यंग लीडर भविष्य में नवाचार और नेतृत्व से देश में नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत के बाद भी संबंधित विभाग कार्रवाई से बच रही है। शिकायतकर्ता अंकुल दत्ता शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ बाहर से बिल्डिंग बिना एनओसी और बिना एमडीडीए के नक्शे के कमर्शियल इमारतें बन रही हैं। उन्होंने जानकारी मांगी, लेकिन विभाग ने आधी अधूरी सूचना दी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही शिकायतकर्ता ने करने पर उन पर जानलेवा हमला भी हुआ है, जिससे शिकायत पुलिस को की गई थी। अब उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। ऋषिकेश विस्थापित क्षेत्र में लगभग 3 बिल्डिंग निर्मित हैं, जिनके नाम है वीरभद्र अपार्टमेंट, 298 द गंगेस और 85 द गंगेस। तीनों ने मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंगें बनाई हैं। 9 में किसी विभाग से एनओसी ली गई है, ना एमडीडीए का नक्शा पास है, और 85 द गंगेस जो बिल्डिंग है वो तो बल्कि सीवर लाइन के ऊपर निर्माणाधीन है, जिसकी आज तक विभाग भी मुझे सूचना नहीं दे रहा है।
केवल आप इन्हीं विभागों की जानकारी मांग रहे हैं या इन्हीं बिल्डिंगों की जानकारी मांग रहे हैं, अन्य भी जिस तरीके आपने बताया अन्य भी जानकारी मांग रहे हैं, सभी पे आपको कार्रवाई चाहिए या इन्हीं बिल्डिंगों पे चाहिए? नहीं, मुझे सभी पे कार्रवाई चाहिए। बाकी सभी पे मैंने सूचना का अधिकार मांगा हुआ है। जैसे ही जवाब मुझे मिल जाते हैं वो मैं सबको व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। सूचना के अधिकार में अब तक आपके प्राप्त हुआ है? अभी तक सिर्फ मुझे इन 3 बिल्डिंगों के जवाब प्राप्त हुए हैं, जो कि मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। बाकी की सूचना जैसी मिलती है वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ये जो जवाब मिले हैं पूरे हैं या अधूरे? अभी इनमें कुछ अधूरे हैं, 1-2 जवाब आने इनके भी रह रहे हैं। मुख्य रूप से आपने 3 मांगे रखी हैं, क्या मांगे हैं? मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंग बन कैसे गई? दूसरी चीज, बन गई तो विभाग क्या सोया हुआ था? तीसरी चीज, जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र देने के बाद भी विभाग ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की इस पे? एक एसएसपी को भी आपने पत्र लिखा है, उसमें क्या है वो मामला? एसएसपी को मैंने एक पत्र लिखा है। जब मैं इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांग रहा था सूचना, तो मेरे घर पर हमला हुआ था दिनांक 4 नवंबर 2025 को। कुछ 4-5 लोग घर में हथियार लेकर घुस गए थे कि ये जो तू सूचनाएं मांग रहा है ये मांगना बंद कर दे वरना तेरा कत्ल करा देंगे। तो मुझे डर है कि हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा कत्ल भी हो सकता है, मुझे पुलिस से साझ करके बंद भी कराया जा सकता है, या कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की है, जिसे कई संगठनों ने समर्थन दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जनता हमेशा अपना निर्णय खुद लेती है और पहली बार ये नहीं है कि बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि हर चुनाव में जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। देखिए, मैं किसी चर्चा पर कुछ कहने की देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाद आपका स्वागत है। दिव्यांग अंकिता भंडारी के माता पिता ने हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अंकिता के अपनाया है। सीएम ने उन लोगों को चुनौती दी और जनता से माफी मांगने को कहा है। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाया कि जो वीडियो सामने आई हैं वे केवल को लेकर जनता से बात की जाएगी। राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और अन्य राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कानून का राज्य कायम है। चौहान ने बीजेपी का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और बीजेपी हमेशा अपराधियों के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों को बचाने की कोशिश करती जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नजर में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का कार्यकाल का अपना रिकॉर्ड रहा है। हल्द्वानी में सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन राय ने साथ साथ में विकास प्राधिकरण की अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस बैठक में आवासीय और कॉमर्शियल एक्टिविस्ट के 112 मामले पर चर्चा की गई। कुमाऊं कमिश्नर जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया गया, आवासीय नक्शे का दुरुपयोग हो रहा है और बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन पर बनाए गए स्ट्रक्चर्स आनी की जा रही है। बैठक में नैनीताल और भीमताल के दर्जनों आवासीय भवनों को नक्शे पर स्वीकृति की गई। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट, उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। सिमिलरली जो पहाड़ों में हमारे भवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे, और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल एसएनजीज हैं, उनके उत्पाद हैं उन। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या की घटना को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक सुमित निर्देशक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में बड़ा प्रदर्शन किया और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने भारत सरकार से कूटनीतिक कदम उठाने की मांग की और प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिंसा को रोकने की अपील की गई। हो रही है नहीं, और भारत सरकार चुप है। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान, और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार की हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ कड़ी चेतावनी देकर जो ट्रेड और जो हम व्यापार बांग्लादेश के साथ करते हैं उसमें अंकुश लगाने का काम करें, उसे बंद करने का काम करें, जब तक हमारे हिंदू भाई बहन माँ बेटियां वहाँ सेफ नहीं। प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उसे भी भारत में पनाह दी हुई। नहीं, पनाह दे रखी है आपने शेख हसीना को, वो अलग विषय है, लेकिन जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कतई भी हम लोग को स्वीकार नहीं है, सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। मानवता को झंझोर देने वाली वहां पे हमने दृश्य देखे हैं। अवश्य भारत सरकार, आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे, और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश सिखाना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है।
कांग्रेस के संगठनात्मक स्थिति और नेतृत्व को लेकर चल रहे चर्चाओं पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता माथुर दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि माथुर दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा है और 4 से 5 बड़े नेताओं के बीच खींचतान लगातार जारी है, जिसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता हुआ दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 2027 के चुनाव को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रभावी पार्टी जो उत्तराखंड में अब उत्तराखंड की उन्हें याद आई है जब चुनाव नजदीक आया है। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस को ये करते हुए कहा कि इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दो चीजें इस चीज में निकल कर आ रही है। एक तो अंदर को जो उनका गुटबाजी का जो सिस्टम है वो अभी तक एकजुट नहीं हो पाया, संगठन में अभी कोई विस्तार नहीं है, तो 2027 का चुनाव कैसे कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से संगठन का विस्तार नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 4-5 जो बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ डोबल है, उससे कांग्रेस 2027 के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार आज 4 साल में प्रभारी महोदया को उत्तराखंड की याद आई है, क्योंकि चूंकि चुनाव भी अब नजदीक हैं, वो पहली बार यहाँ पे आ रही है 4 साल में। एक बार पहले आई थी जब शुरू में बनी थी, उसके बाद ही उनका मैं समझता हूँ दूसरा दौरा होगा। और आज वो आई हैं, देखिए वो कितना इन 5-6 नेताओं को एकजुट रख सकती हैं, क्या संदेश दे सकती हैं, वो उनका अपना प्रयास होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं को ये तय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। क्या हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, या प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, या यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में। आज के उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।